देखिए, अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ गुजरात के कच्छ जिले के समुद्री तट की ओर बढ़ रहा है। कल दोपहर के बाद बिपरजॉय के कच्छ के जकायू बंदरगाह से करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से टकराने की संभावना है। इस तूफान को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने तमाम तरह के एहतियाती कदम भी उठा दिए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बिपरजॉय तूफान करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के कच्छ जिले के समुद्री तट की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार यानी 15 जून को दोपहर बाद इसके कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह से टकराने की संभावना है। बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने कच्छ और द्वारका जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गुजरात के 8 जिले हाई अलर्ट पर हैं। 15 तारीख इवनिंग को गुजरात कोस्ट में क्रॉस करने का संभावना है, यानी मांडवी से लेके कराची का बीच में जखाऊ पोर्ट का लगभग जखाऊ पोर्ट का आसपास होके क्रॉस करेगा। 15 इवनिंग को क्रॉस करने का संभावना है। बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड और सेना की टीमें भी राहत और बचाव के लिए अलर्ट पर हैं। द्वारका जिले में 400 से अधिक शेल्टर होम चिन्हित किए गए हैं। तटीय इलाके के लोगों को इन शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 8 जिलों के करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। इन शेल्टर होम्स में लोगों के खाने पीने से लेकर हर जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हर चीज का सुविधा मिल रहा है। खाना पीना, बिस्तर उस्तर, रहने के लिए लाइट पंखा, सब चीज का सुविधा मिल रहा है। सब सुविधा हमारे को पोर्ट दिया, बस दिया कि जाओ तुम सब चले जाओ, इधर पानी आएगा, तूफान आएगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। तो हम सब बांट के चले आए। इधर हमारे को बस दिया, इधर रहने के लिए खाना पीना सब सुविधा दिया है, कुछ तकलीफ नहीं है। वहाँ पर बहुत तेज हवा तूफान चलती है, इसके लिए कंडला पोर्ट ने हम लोग को खाली करवा दिया। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल न्यू कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पर खाने पीने का सुविधा है, रहने की सुविधा है। यहाँ पर कोई चीज का तकलीफ नहीं है। यहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में और रोजमर्रा की जरूरत के सामानों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने में खुद पुलिस प्रशासन की टीमें मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं। जिन इलाकों में रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उन इलाकों में पुलिस के जवान दूध, फल और सब्जी जैसी रसद सामग्री खुद अपने कंधों पर ढोकर पहुंचा रहे हैं। तूफान से निपटने के लिए रेलवे ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी की है। वेस्टर्न रेलवे ने तूफान से निपटने के लिए एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वेस्टर्न रेलवे ने तूफान की चेतावनी को देखते हुए 90 से ज्यादा ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया है या उन्हें शॉर्ट टर्मिनेटेड किया है। रेलवे ने राजकोट मंडल में आपात स्थिति में क्विक एक्शन सुनिश्चित करने के लिए एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बनाया है। द्वारका, जामनगर और मोरबी में हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर शामिल हैं और एक सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में तैनात की गई है, जिससे कि वो वहाँ पे रिस्टोरेशन का काम देख सके। यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने 36 ट्रेनें पूरी तरह से कैंसिल करी हैं और कुछ ट्रेनों को हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया और शॉर्ट ओरिजिनेट किया है, जिससे कि राजकोट ओखा सेक्शन में, क्योंकि हमने राजकोट ओखा और राजकोट पोरबंदर और राजकोट वेरावल सेक्शन में हमने पूरा पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन का मूवमेंट अभी बंद कर दिया है। बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा तांडव गुजरात के तटीय इलाकों में होने की आशंका है। खतरे को देखते हुए गुजरात के कांडला और नवलखी बंदरगाहों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इन पोर्ट पर काम करने वाले स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बिपरजॉय तूफान के गुजरात के कच्छ जिले के समुद्री तटों से टकराने में अभी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन तटों पर उसकी दस्तक सुनाई दे रही है।
समंदर में तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये लहरें तटीय इलाकों में बनी इमारतों से काफी तेज गति से टकरा रही हैं। प्रशासन ने सभी रिहायशी तटों पर खतरे का साइन बोर्ड लगा दिया है, जिस पर समंदर के तट पर नहीं जाने की चेतावनी लिखी हुई है। उधर द्वारका जिले में दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन के टावर तूफान से पहले ही तेज हवाओं की चपेट में आकर धाराशाही हो चुके हैं। कहने की जरूरत नहीं कि बिपरजॉय का खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन उससे निपटने की तैयारियां काफी शिद्दत से की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, साइक्लोन बिपरजॉय की गंभीरता को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें प्रॉपर अलर्ट मोड पर आ गई हैं। हाई अलर्ट है गुजरात के कच्छ में, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। गुंजन हमारे साथ कल की तरह एक बार फिर से बनी हुई है। गुंजन के पास ही रुक कर लेते हैं। गुंजन, जरा मैप के जरिए एक बार फिर से हम सबको, हमारे दर्शकों को ये समझाइए और बताइए कि कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो डेंजर जोन में आ सकते हैं कल, क्योंकि लैंडफॉल होने वाला है। कल का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल शगुफ्ता, मैप के जरिए मैं समझाऊंगी ही, लेकिन यह भी हमें ध्यान देना होगा कि केंद्र सरकार के मंत्री भी इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं। 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब गुजरात इतना हाई अलर्ट पे क्यों है, उसको जरा मैप के जरिए समझते हैं। देखिए, यह है साइक्लोन और यहां पर है अरब सागर। इससे ऊपर की तरफ सर्कुलर फॉर्म में ये साइक्लोन बढ़ रहा है। ये जामनगर यानी कि गुजरात वाला ये पूरा एरिया, जहां पर आप देख सकते हैं कि साइक्लोन कितना ज्यादा नजदीक आ चुका है, यानी कि अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे कितने ज्यादा गुजरात के लिए क्रूशियल रह सकते हैं। इसके बाद कहां पर इसका असर रह सकता है, मुंबई से कल ये डाइवर्ट हुआ था। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे साइक्लोन सर्कुलर फॉर्म में है और ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पूरे भारत के नक्शे को अगर देखें तो इस तरफ के जितने भी स्टेट हैं उस पर इसका असर देखने को मिलेगा। अब यहां पर आ जाते हैं गुजरात का एरिया अफेक्टेड है और उसके बाद साइक्लोन जब आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि 16 जून के आसपास अगर देखें तो ये पहुंचेगा दक्षिणी राजस्थान में। इस तरफ आ जाता है एमपी, जहां पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। हां, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश, तेज हवाएं जरूर देखने को मिल सकती हैं। अगर इस नक्शे के नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे इतना ज्यादा असर नहीं होगा। सबसे नीचे केरल है, वहां पर मानसून इस बार देर से आया है, जिसकी कुछ वजह हम बिपरजॉय को मान सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इधर देखेंगे तो ये कर्नाटक का एरिया और इधर तमिलनाडु, जहां पर थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिल सकता है, यानी कि तेज हवा चल सकती है और तेज बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो प्रभावित एरिया है अगले 2 दिनों तक वो गुजरात का रहने वाला है। जी, चलिए, ये अगले 2 दिन जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने ही वाले हैं। 15 तारीख, 16 तारीख को हालांकि ये भी कहा जा रहा है कई एक्सपर्ट्स की तरफ से कि थोड़ा सा पीछे हट सकता है तूफान, उसमें कमी आ सकती है उसकी क्रिटिकलिटी में। अब चलते हैं सीधा गुजरात में, ओखा का रुख कर लेते हैं, जहां पर ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, मुझे ये बताइए कि 15 तारीख जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव तारीख बोली जा रही है, जब फाइनली बिपरजॉय का लैंडफॉल देखने को मिलेगा यहां पर, अभी फिलहाल क्या तस्वीर है, क्या पिक्चर है, क्या तैयारियां हैं, वो बताइए जरा। देखिए, मैं जो है गुजरात का ये ओखा पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पे मौजूद हूं और यहाँ पे जो है अभी की जो स्थिति है, तेज हवाएं चल रही है और जो समंदर के दृश्य आपको बताऊंगा, जो समंदर है दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहां पे कैसी स्थिति है। ये बंदरगाह है, नॉर्मली अमूमन जो सामान्य टाइम होता है वहां पे यहाँ पे जो है मछुआरे रहते हैं, उनकी फिशिंग बोट्स रहती है, पर जिस तरह तेज हवाएं चल रही हैं, फिशिंग एक्टिविटी बंद है, मछुआरों को जो है समंदर में जाने से मना किया गया है और समंदर में जो है वो तेज करंट अभी भी दिख रहा है। तो जिस तरह से ये लहरें हैं ये दर्शा रही हैं कि किस तरह ये तूफान आगे बढ़ रहा है। हालांकि ओखा पोर्ट एक्सट्रीम राइट में होने के कारण यहाँ पे इतना नुकसान होने की संभावना नहीं जता रही, पर फिर भी जो समंदर का करंट है वो करंट काफी है और ये करंट साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये साइक्लोन कितना विनाशक है और ये कितना तांडव मचाएगा, कितनी तबाही मचाएगा, क्योंकि ये जखौ पोर्ट की ओर आगे बढ़ रहा है। कच्छ का जखौ पोर्ट है और उसके बाद पाकिस्तान की जो तटीय सीमा है वहां पे ये लैंडफॉल करने की संभावना 15 तारीख दोपहर के बाद मौसम विभाग ने बताई है। तो अब 24 घंटे से कम का समय रह चुका है कि जहां पे ये लैंडफॉल करेगा। इसकी जो स्थिति है वो काफी सीवियर है और गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और अब जो पहले प्राथमिक तैयारी थी वो खत्म हो चुकी है, इवैक्यूएशन हो चुका है। अब रिस्टोरेशन के काम के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि लैंडफॉल के बाद अगर पावर कट होता है, पावर सप्लाई डिस्टर्ब होता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, अगर रास्ते टूटते हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए और साथ ही
लोगों को अगर जल भराव की समस्या होती है, वाटर लॉगिंग होता है, तो वहां पे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए, इन सभी चीजों पे प्रशासन अभी तैयारी कर रहा है। जी, ब्रजेश ने बताया कि कैसे प्रशासन जो है वो तूफान को लेकर तैयारियां कर रहा है। तो मैं रुकना चाहूंगी हमारे संवाददाता पारस का, जो इस वक्त मुंबई में है। पारस, वहां के क्या इंतजाम हैं? जैसे ब्रजेश ने बताया कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं चक्रवाती तूफान से बचने के, तो मुंबई में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालात गुजरात की ओर मुश्किल होते जा रहे हैं, महाराष्ट्र और मुंबई से कल ही ये तूफान जो है वो पास होके निकला है। जब वो पास होके निकला 550-600 किलोमीटर की दूरी थी, और उस समय भी जिस तरीके के मुंबई में हालात थे, इतनी दूरी के बाद भी जो है वो समुद्र उफान पे था। अगर आज की बात करें तो मुंबई का मरीन ड्राइव इलाका है, यहाँ पर जिस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रही हैं, तूफान भले ही दूर से चला गया हो, गुजरात की ओर मुड़ गया हो, मगर जिस तरीके का इम्पैक्ट अपना छोड़ के गया है वो बेहद डरावना है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज है यहाँ पर। साथ ही साथ पानी का बहाव भी काफी ज्यादा तेज है। हाई टाइड जरूर है, मगर हाई टाइड के अमूमन हम मुंबई में इतनी बड़ी लहरें देखते नहीं हैं, और लहरें जो है वो काफी ज्यादा उठ रही हैं। वहीं प्रशासन ने भी प्रिकॉशनरी मेजर के तहत बहुत सारी ऐसी जगहें हैं मुंबई में, बीचीज एरिया है, बाकी की जगहें हैं, वहां पर आम लोगों की एंट्री को थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि परसों ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वहां पर हाई टाइड में 5 जो बच्चे थे वो बह के चले गए थे, जिनमें से 4 की मौत भी सामने आ रही है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने भी मछुआरे हैं इस पूरे कोस्टल एरिया में, जो है बहुत सारे मछुआरे की बस्तियां हैं, तो मछुआरों को भी जो है वो दरिया के अंदर जाने से मना कर दिया है, जब तक साइक्लोन जो है पूरी तरीके से शांत न हो जाए, जब तक लैंडफॉल जो है उनका कच्छ में हो न जाए। तो अभी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत लोगों को ये कहा गया है कि आप समुद्री इलाके से जितना दूर हो सके उतना रहें, खुद की नैतिक जिम्मेदारी समझें और अपने आप को बचाएं। आप बिल्कुल सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है पारस, लौटेंगे आपके पास। ब्रजेश, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कच्छ का इलाका और द्वारका का इलाका हाई अलर्ट पर माना जा रहा है, और कच्छ के इलाके में ऐसा क्या कोई वक्त मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि इस वक्त पर यह तूफान टकरा सकता है? देखिए, कल दोपहर का जो आज मौसम विभाग का जो लेटेस्ट बुलेटिन आया है, उस हिसाब से कल दोपहर के बाद संभावना देखी जा रही है कि वो लैंडफॉल करेगा। दोपहर के बाद जो निश्चित समय है वो अभी तक नहीं दिया गया, पर जो दोपहर के बाद का समय दिया गया है, तो कल दोपहर के बाद कच्छ के जखौ पोर्ट के ऊपर से ये तूफान गुजरेगा। अब वो जखौ पोर्ट के पास लैंड करता है या फिर जो पाकिस्तान की तटीय सीमा है वहां तक पहुंचता है, वो देखना पड़ेगा। पर मौसम विभाग का जो अनुमान है उस मुताबिक कल दोपहर के बाद का टाइम रहेगा, दोपहर से शाम तक जो है ये लैंडफॉल होने की पूरी संभावना है। वो आज का लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उस हिसाब से पूर्वानुमान किया गया है। ब्रजेश, इसी में आपकी बात पे ही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, पोरबंदर, जूनानगर, सोमनाथ, ये तमाम इलाके भी डेंजर जोन के अंतर्गत आ रहे हैं, यहाँ पर भी हाई अलर्ट कहा जा रहा है। तो पोस्ट इफेक्ट की, जैसे आपने पहले बात की है, पोस्ट इफेक्ट को डील करने के लिए क्या पूरी तरह से हम तैयार हैं वहां पर? देखिए, कुल 8 जिले हैं। द्वारका है, जामनगर है, पोरबंदर है, गिर सोमनाथ है, जूनागढ़ है और कच्छ है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले होंगे उसमें कच्छ और द्वारका का समावेश होता है। द्वारका और ओखा पोर्ट बहुत ही नजदीक है, मैं वहीं पे हूँ। पिछले 3 दिन से द्वारका से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। द्वारका में जो है तेज हवाएं चल रही हैं, और यहाँ पे भी जो ओखा पोर्ट है यहाँ पे भी अभी तेज हवाएं, खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे लगभग तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल रही है, जो कल 100 किलोमीटर से ज्यादा की जो गति होगी वो मौसम विभाग ने कही है। आज और कल 2 दिन कच्छ और द्वारका में रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये सारी चीजें मौसम विभाग के द्वारा की गई है। सामने प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। प्रशासन चाहता है और इसीलिए जो ऊर्जा विभाग की जो है लगभग 150 से ज्यादा टीमें तैनात की गई है, ताकि जब पावर सप्लाई कट हो और उसको रिस्टोर करना हो तो ये सारी टीमें जो है काम कर पाए। खुद केंद्रीय पावर मंत्रालय जो है वहां से भी लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क किया जा रहा है। 5 केंद्रीय मंत्री भी जो है इन 5 जिलों में डेरा डाले हुए हैं। द्वारका में परसोत्तम रुपाला है, कच्छ में मनसुख मांडविया है, और पोरबंदर में जो है दर्शनाबेन जरदोश है, जामनगर में देवू सिंह चौहान है। तो 5 केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे हैं, ताकि जो रिस्टोरेशन का काम हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। जो भी फैसले लेने हैं वो ग्राउंड से ही तुरंत ले पाए और लोगों की जो परेशानी हो जल्दी दूर हो पाए, इस तरीके की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तैनात हैं। हर हालात से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड्स ने भी कमर कस ली है। तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। मौसम विभाग तूफान की चाल पर लगातार नजर बनाए हुए है। देखिए रक्षा और बचाव की क्या क्या तैयारियां की गई हैं। कुदरत की चुनौती से निपटने की तैयारी पूरी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड्स ने कसी कमर। तूफान बिपरजॉय के टकराने से पहले ही इससे निपटने की तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। इन तूफानी हवाओं का मुकाबला करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों का हौसला चट्टान की तरह खड़ा है। बिपरजॉय चक्रवात का असर लोगों पर कम से कम हो, इसके लिए तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। मौसम विभाग तूफान की हलचल पर पल पल नजर बनाए हुए है। इस काम के लिए आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया जा रहा है। हवाओं की रफ्तार और उसकी दिशा के मुताबिक बचाव और राहत की पक्की रणनीति तैयार की जा रही है। बिपरजॉय तूफान कल गुजरात के समुद्री तट से टकराएगा, लेकिन इस तूफान का असर अभी से तटीय इलाकों में दिखने लगा है। तेज हवाएं, समंदर की ऊंची लहरें और बारिश आने वाले खतरे का संकेत दे रही हैं। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। गुजरात के मंत्री भी तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। समंदर के करीब रहने वाले परिवारों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने तटीय इलाकों से करीब 27,000 लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया है। एनडीआरएफ की 17 टीमें तटीय इलाकों में तैनात हैं। एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय में रखा गया है। गुजरात के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आईएमडी के प्रेडिक्शन के अनुसार ये जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया जा रहा है, तकरीबन 15 तारीख को शाम के समय लैंडफॉल होने की संभावना है और उस समय जो स्पीड होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग होगी। इसमें इस सिचुएशन को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ के भी 13 टीमें तैनात की गई हैं। जो थ्रस्ट एरिया हमारा है वो जो कच्छ रीजन है वहाँ पर लैंडफॉल होगा, तो वहाँ पर अभी इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तूफान बिपरजॉय के लैंडफॉल के वक्त हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये तूफानी रफ्तार पेड़ों को गिरा सकती है, बिजली के पोल पर भी इनका असर पड़ सकता है। एनडीआरएफ की टीमों ने तूफान के दौरान राहत और बचाव के साथ साथ तूफान के गुजर जाने के बाद हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की तैयारी भी कर ली है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स भी बिपरजॉय का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर आसमान से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तटरक्षक बल के जहाज लगातार समंदर में गश्त लगा रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी कोस्ट गार्ड्स की तैयारियों का जायजा लिया। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर पूरी तरह से प्रशासन तैयार है और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जो है वो कोस्ट गार्ड शिप की विजिट की है। उस कोस्ट गार्ड की कितनी तैयारियां हैं उसके लिए उन्होंने पहले मीटिंग भी की थी और मीटिंग के बाद खुद ओखा पोर्ट पे पहुंचे और वहां पे कोस्ट गार्ड के जो आला अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं। किस तरह से जब साइक्लोन यहाँ से गुजरेगा, ओखा बंदरगाह से ये साइक्लोन जो है वो कच्छ की तरफ मुड़ने वाला है और कच्छ के जखो पोर्ट तक पहुंचेगा, तो सारी तैयारियां जो की जा चुकी है, कोस्ट गार्ड की कितनी तैयारियां हैं और अगर यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है या फिर साइक्लोन की इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा दिखने को मिलेगी तो किस तरह की सिचुएशन होगी, सारी चीजों का जायजा लेने के लिए खुद गृह राज्य मंत्री यहाँ पे पहुंचे और साथ में कोस्ट गार्ड के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तैयारियां पूरी है। समंदर के तटीय इलाके खाली करवा लिए गए हैं। लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। महा तूफान के टकराने से पहले की राहत और बचाव की पूरी रणनीति बना ली गई है। कोशिश यही है बिपरजॉय तूफान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आसानी से गुजर जाए। दिल्ली में जितेंद्र कुमार सिंह और गुजरात में ब्रजेश और गोपी घांघर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और इसी बीच हमारे साथ गुजरात से आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख करना चाहूंगी। आशुतोष, मुझे ये बताइए, फिलहाल जैसे हम बोल रहे हैं कि सौराष्ट्र और कच्छ में तो हाई अलर्ट घोषित कर ही दिया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि शेल्टर होम्स वहां पर बाकायदा बनाए गए हैं, कुछ लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ लोगों को शिफ्ट अभी किया जाना बाकी है। ये बताइए वहां पर अभी क्या तैयारी चल रही है? और दरअसल पूरा कच्छ का इलाका हो चाहे पश्चिमी कच्छ जहां मैं हूं, मांडवी का इलाका, इवैक्यूएशन प्रोसेस अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। देखिए पूरा शहर आप समझेंगे तो लगभग शहर की रफ्तार इस समय रुकी हुई है, क्योंकि जितने लोग तटीय किनारों पर रहते थे या तो वहां पर इस समय पेट्रोलिंग हो रही है या फिर व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि लोग ना आए, और शहर में जो किनारे पर लोग थे उन सबको स्कूलों में, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, जहां भी व्यवस्था थी वहां पर रखा गया है, खाने पीने, दवाइयों के इलाज के साथ। अब आज सुबह से दरअसल मौसम एक तो बिगड़ा है, समंदर का जो रुख है वो आक्रामक है, लहरें तेज हो रही हैं और हवा का प्रवाह भी काफी तेज हो चुका है। तो राहत बचाव कार्य के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत दरअसल मछुआरों की थी। मैं दरअसल इस समय मांडवी पोर्ट आया और आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो मछुआरे हैं जिनकी पूरी जीविका इन नावों के जरिए चलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक चले जाते थे, कराची से ठीक पहले जो भारत और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन अब चूंकि जब लहर आएगी इन नावों को नुकसान होगा, बचाने के लिए आज सुबह से बेचारे जितना भी, चाहे ऊपर की छत हो, रेडियो हो, और उसमें जो और कीमती सामान है उसे निकाल लेगा और उन सबको एक दूसरे के साथ बांध दिया गया है। तो पोर्ट का इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। यही आगे एक क्रीक है, अगर हाई टाइड भी आता है तो समंदर का ये सारा पानी यहाँ से क्रीक के जरिए आगे होते हुए शहर में जा सकता है। लेकिन अब लोग बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर हवा की रफ्तार जैसी की संभावना जताई जा रही है 135 से 150 तक होती है, तो आप इन सड़कों पर एक बार फिर शहरों की ओर ले जाता हूं तस्वीरों के साथ। लेकिन यहाँ पर जो भी ऊंचे स्ट्रक्चर हैं और जो थोड़े कच्चे हैं, ये सब तिनके की तरह उड़ जाएंगे। और साइक्लोन में अक्सर यही देखा है, छत और जो संपत्तियां उनको किस तरह से नुकसान होता है। तो अभी फिलहाल जो कोशिश प्राथमिकता थी वो ये कि जान माल का नुकसान ना हो, लगभग प्रशासन उसमें कामयाब रहा। सुबह से तटीय किनारों पर बिजली की कटौती कर दी गई है कि अगर कोई गांव में या निचले इलाकों में जाता है तो कोई हादसा ना होने पाए। तो वहां एक एहतियात लिए गए हैं। अब दरअसल नुकसान जो संपत्ति को लेकर के है तो उसके लिए क्यूआरटी बनाई गई है नगर पालिकाओं की ओर से, एनडीआरएफ की ओर से कि जी आशुतोष, तो प्रशासन में जो है काफी एहतियात जो है वो बरते हैं, लेकिन इस बीच जो है वो कच्छ और द्वारका में जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हमारी सहयोगी गुंजन हमें मैप के जरिए थोड़ा इसे विस्तार से समझाएंगी। बिल्कुल गीतिका, ये तो हम लगातार बता ही रहे हैं कि गुजरात में आने वाले 2 दिन कितने ज्यादा सावधानी बरतने वाले होंगे, और मैप के जरिए मैं एक बार फिर से समझाऊंगी। लेकिन ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवान इस वक्त अलग अलग तटों पर मौजूद हैं। चलिए अब मैप के जरिए समझते हैं। पहले तो ये समझना होगा, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुंबई की तरफ से गुजरात की तरफ ये तूफान आगे बढ़ा है। अब कैसे? कल जब इसी मैप पे, ये लाइव मैप है, इसी मैप पे जब हमने बताया था तो ये तूफान यहां की तरफ था और ये रहा महाराष्ट्र, यानी कि ये तूफान आगे बढ़ा है। इधर है गुजरात, तूफान इधर, गुजरात इधर। अगले 24 घंटे यहां के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। ये तूफान ऐसे ऊपर की तरफ सर्कुलर मोड में आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि महाराष्ट्र निकल गया पीछे। अब ये वाला जो एरिया है ये काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है, कच्छ का एरिया, इसके अलावा द्वारका का एरिया, और 8 जिले ऐसे माने जा रहे हैं जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा, जो कि लगातार हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में गुजरात में भी 8 जिले हैं, यानी कि जो इस तरफ जिले पड़ते हैं, इसको थोड़ा सा और अगर हम समझें तो ये देखिए द्वारका ये रहा और ये रहा साइक्लोन। द्वारका है सबसे नजदीक, इधर जामनगर में भी असर देखने को मिलेगा। और अगर इसको और थोड़ा सा जूम करें और समझें तो और भी यहां पर जो शहर है मैप में हालांकि शो नहीं हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड गुजरात का रहने वाला है। और इस तरीके से बिपरजॉय से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार लगी हुई है, केंद्र सरकार के 5 मंत्री गुजरात में कल से ही मौजूद हैं, कल भी बैठकों का दौर लगातार रहा है, राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। जी चलिए, एक एक एरिया को, एक एक प्रभावित इलाके को हम बहुत ही बारीकी के साथ समझते जा रहे हैं कि कहां कहां पर बिपरजॉय का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। अभी चलते हैं आशुतोष के बाद एक बार फिर से। आशुतोष, जैसे हम जानते हैं कि एसडीआरएफ की तैनाती की गई है, एनडीआरएफ की टीमें बाकायदा वहां पर तैनात की गई है, पुलिस बल की भारी संख्या में वहां पर तैनाती कर दी गई है। मुझे ये बताइए कि आम लोगों से भी अपील की गई है कि आप इन तटीय इलाकों से जितना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है फिलहाल के लिए दूर रहें। रोजमर्रा के कामों के लिए आपको घर से बाहर निकलना है, अपने कार्य तो करने ही हैं, तो क्या लोग पूरी तरह से अपने प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको वहां पे?
देखिए, कई बार अपील से ज्यादा सख्ती की जरूरत होती है। मसलन जिस सड़क पर ये मैं आया हूँ, ये कोस्टल लाइन की सड़क है, मांडवी शहर को लेकर के यहाँ पर ये पोर्ट को जोड़ती है। अब इस पर आसपास गांव के लोग थे, वो किनारे पर चले आते थे। सुबह से पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है कि लोग यहाँ पर ना आने पाए। इक्का दुक्का जो युवा यहाँ पर हैं, आप लोग बगल के गाँव में रहते हैं? नहीं, मैं ड्राइवर अहमदाबाद से आया। अच्छा, आप अहमदाबाद से आए हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारे जो वो लोग हैं जो पोर्ट पर काम करते हैं। अब दरअसल इनके लिए चिंता ये है कि यहाँ पर यदि विशाल आप कार्गो जहाज देख रहे हैं, ये यहाँ बनते हैं इस पोर्ट के इलाके में, इनका निर्माण होता है यहाँ पे। दूसरे कई सारे ऐसे जो पोर्ट वाले जो हैवी कार्गो वाले जहाज है वो आते हैं, तो उनकी मरम्मत भी की जाती है। तो अब दरअसल इक्का दुक्का लोग हैं वो, क्योंकि व्यापार की चिंता है कि जान बचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं तो हो गई, तैयारियां हो गई हैं, लेकिन चिंता ये है कि जब सब कुछ पटरी पर लौटेगा, नुकसान का असेसमेंट देखेंगे वो कितना ज्यादा होता है। नुकसान अगर ज्यादा होगा तो सबसे बड़ी चिंता होगी कि पटरी पर व्यापार कारोबार को लाना, क्योंकि तटीय गुजरात का जो पूरा व्यापार है वो मछुआरों से चलता है। सब कुछ लगभग समझिए इस समय ठप पड़ा हुआ है, तो सब कुछ लौटने में भी समय लगेगा। और आखिरी समय पर भी कोशिश कर रहे लोग कि क्या क्या यहाँ से बचाया जा सकता है। आखिरी कोशिश हो जो देखिए, जितने मैं इसीलिए दूसरे हिस्से में आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि जितनी नाव हैं, इन सब के ऊपर की छत, इनका सामान, इनकी जरूरत और महंगी चीजें हटा ली गई हैं। लेकिन ये नाव भी लाखों रुपए की आती हैं और एक मछुआरों का पूरा परिवार इससे चलता है। वो 8-8 दिन 10-10 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो अब दरअसल चिंता है और उसके साथ साथ लोग बस अब प्रार्थना कर रहे हैं कि इंटेंसिटी साइक्लोन की कम हो जाए। लेकिन क्या वो होगी, ये देखिए फिर एक बार मैं जिस किनारे पर आया हूँ, इसको देख करके ऐसा लगता नहीं कि इंटेंसिटी इसकी कम होगी। और जब इसकी तीव्रता के साथ ये किनारों की ओर बढ़ेगा, सेंटर ऑफ द आई स्टॉर्म का रेडियस जब बढ़ेगा, तो कितनी तबाही ये लाएगा, उसको लेकर के मन में चिंता है। और लोग वही चिंता के चक्कर में अपनी कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हम बचा सकते हैं आखिरी समय पर। जी आशुतोष, जो लहरें हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उसे देख के पता चल रहा है कि इंटेंसिटी कितनी हद तक है। तो एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी मुंबई का, जहां पारस हमारे सहयोगी मौजूद है। पारस, हाई अलर्ट है मुंबई में, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोग हैं वो मुझे दिख रहे हैं मरीन ड्राइव पर। जी, तो पारस शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, तो पारस अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपके पास ही आना चाहूंगी एक बार फिर से। जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, उसमें जो खाने पीने का इंतजाम है, जो फूड पैकेट्स हैं, उसका इंतजाम कैसे किया जा रहा है? ये सारे प्रशासन देखिए, एक तो नगर पालिकाएं हैं वो सक्रिय हैं, वॉलंटियर यहाँ पर जो दस्ता है वो काफी तैयार है, बगल में स्वामी नारायण मंदिर है तो उनका ट्रस्ट है, जितनी भी एजेंसियां हैं, नागरिक हैं एक दूसरे की मदद के लिए आए हैं। बहुत सारे देखिए मछुआरे हैं जो किनारों पर रहते हैं, उनका परिवार है आसपास में, तो वो अपने परिवारों के पास सुदूर चले गए हैं, चाहे वो मोडवा का इलाका हो, मुंद्रा का इलाका हो, यहाँ से दूर वो चले गए हैं। तो जो कुछ संख्या में देखिए कुछ हजार लोग हैं जो मांडवी और इसके आसपास की तहसील से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको रखा गया है स्कूलों में। खाने पीने की चिंता दरअसल उतनी है नहीं लोगों को, उनको इस बात की चिंता है कि जब हम किनारों पर अपने घर पर लौटेंगे, मतलब एक मैं कोशिश करूं शायद संभवतः हम कुछ देख पाए, क्योंकि आगे घनी झाड़ियां हैं और इन्हीं के ठीक पीछे गांव हैं। उन्हें बस फिक्र इस बात की है कि जब अपने घरों की ओर वो लौटेंगी तो संपत्ति का नुकसान कितना होगा, क्योंकि एक बार फिर से देखिए घर बनाने में, घर खड़ा करने में, कारोबार शुरू करने में बहुत मेहनत लगती है और ये सबसे बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं। बाकी अभी आज जो 2-3 दिन का समय है वो तो बीत जाएगा। यहाँ तक कि जो शेल्टर होम किनारे की तरफ मैं अभी मुंद्रा से लौट रहा था, वो ऐसे इलाके हैं कि जब लकड़ियां टूटेगी, आप समझिए उनसे भी चोट लगती है। वहाँ बच्चों को कहा गया कि जब ये शुरू होगा तब से लेकर 24 घंटे वो स्कूल के अंदर रहे, बाहर ना निकले। तो एहतियात हर तरफ की। देखिए गुजरात ने बहुत साइक्लोन झेले हैं, सबसे ज्यादा तबाही जो है कच्छ और भुज ने 1998 में देखा था, जब उसमें हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। और उसके बाद अभी 3 साल पहले भी एक आया था जब पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़, जामनगर ये इलाके प्रभावित हुए थे, तब सौराष्ट्र का इलाका प्रभावित हुआ था। तो उन सबसे सबक लेते हुए तटीय गुजरात में तैयारियां कर दी गई थी। केंद्र सरकार राज्य के साथ समन्वय बनाए हुए है, जो सेंट्रल फोर्सेस है एनडीआरएफ जैसी, वो यहाँ पहले से ही तैनात हैं और पहले ही 3 दिन पहले ही मछुआरों को कहा गया कि आप किनारे से हट जाइए। और अब आप देखेंगे जो इक्का दुक्का लोग मैं जो देख पा रहा हूँ बस इसीलिए हैं क्योंकि इनको भी शाम को चले जाना, कल से यहाँ संभवतः कोई भी नहीं होगा। हमें भी नहीं पता कि हमें यहाँ आने की अनुमति मिलेगी या नहीं, क्योंकि हवा की रफ्तार पर यह तय करेगा कि आखिर खतरा कितना होगा। तो अब सारी कोशिश और उसके साथ ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लोग कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, नुकसान कम से कम हो। मालमत्ता को लेकर के चिंता जरूर रहेगी, लेकिन फिलहाल जो लोग सुरक्षित जगहों पर हैं उनके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तूफान बिपरजॉय का हर पल का अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तूफान बिपरजॉय आज गुजरात की देवभूमि द्वारका से होकर गुजर रहा है। वहां कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ब्रजेश जोशी ने।
चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और गुजरात के तटीय इलाकों में इसका असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। द्वारका का ये समंदर है कि जहां पे जो समंदर है वो उफान पे है, लहरें काफी ऊंची उठ रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था आज और कल 2 दिन जो है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है। द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट का घोषित किया गया है। यहाँ पे जो है भारी बारिश होगी और जो हवाएं हैं वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो हवाएं चलेंगी। तो इसी वजह से जो है प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और यहाँ पे जो द्वारका की बात करें तो द्वारका में 44 जो गांव थे कि जो निचले इलाके वाले थे उन गांव में जो है वहां से 5000 लोगों को जो है वो स्थानांतरित किया गया है। गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं कि जो ये चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। वहां से जो कुल आंकड़ा अभी तक आया है उसमें 37,700 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है। इन 8 जिलों के जो स्कूल हैं वो वहां पे छुट्टियां घोषित की कर दी गई हैं और आज जो गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक भी मिलने वाली थी वो भी रद्द कर दी गई है। सभी मंत्रियों को जो है वो जो प्रभावित जिले हैं वहीं पे रहने के लिए सूचना दे दी गई है। तो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। 5 केंद्रीय मंत्री भी जो हैं वो इन जिलों में मौजूद हैं और अब प्रशासन जो है वो पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है कि जब तूफान कच्छ के जखों के पास से गुजरेगा और वहां पे लैंडफॉल करेगा तो उसके बाद जो स्थिति होगी, चाहे वो पावर कट की बात हो या फिर जलभराव की समस्या हो, तो उन सब चीजों से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए उसकी तैयारी में प्रशासन अभी जुट रहा है। द्वारका से कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ ब्रजेश दोषी। और तूफान बिपरजॉय की आहट के कारण मुंद्रा पोर्ट और इसके आसपास के इलाकों में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष ने। बिपरजॉय की जब शुरुआत होगी तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव गुजरात के कच्छ इलाके में होगा और कच्छ के आसपास चाहे वो मांडवी हो, मुंद्रा हो या जाखू हो, इन तमाम जगहों पर एहतियात के जो उपाय किए गए हैं उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता थी लोगों को सुरक्षित निकालना। हम मुंद्रा के आसपास हैं और यहाँ जो पोर्ट है, पोर्ट के आसपास दूसरी फैक्ट्रियां हैं, काम करने वाले सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, फिर वो गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं। उन सब लोगों को किनारे इलाकों से निकाल लिया गया है। दरअसल ये जहां रहते हैं बेहद कच्चे मकान हैं, कई बार तिरपाल के बने हुए हैं, टीन शेड बने हुए हैं और जब हवा की रफ्तार 125 130 होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो तिनके की तरह सब कुछ उड़ जाएगा। और अब उन तमाम बच्चे हैं, महिलाएं, इन सबको निकाल के अलग अलग जगहों पर लाया गया है और सुरक्षित ठिकाने कहाँ बनाए गए हैं, वो ऐसे स्कूलों में बनाए गए हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों, म्यूनसिपैलिटी के हों, सरकारी स्कूल हों, धर्मशालाएं हों। इन जगहों पर ऐसे कैंप बना दिए गए हैं जहां इन प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। और हम मुंद्रा से आगे गुजर रहे हैं तो आगे जितने तटीय इलाके हैं उन सबको 5 किलोमीटर के रेडियस, मतलब मैं जहां पर हूं यहां से जो समंदर का किनारा है वो लगभग 5 किलोमीटर की रेडियस पर है। तो प्रभाव बहुत ज्यादा ना हो उन सबको यहाँ लाया गया है और सबको एहतियात भी दिए गए हैं कि लोग अंदर ही रहें, बाहर वेंचर आउट ना करें जब हवा की रफ्तार तेज हो। मेडिकल फैसिलिटीज है, दवा दारू की जरूरत पड़ती है तो उन सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन हाँ, खाने पीने के लिए चूंकि प्रवासी मजदूरों हैं तो इनके पास जो अपना राशन है उसी से गुजारा चल रहा है। अजय सिंह भी उन्हीं मजदूरों में से एक हैं जो यहाँ पर लाए गए हैं। कितने सारे लोग आपके कैंप पे रह रहे हैं अजय? जी 90 लोग। 90 लोग हैं लगभग। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं ये? आपका गुजरा है और एमपी का है जी, झारखंड, बिहार, ये सब जगहों का है। कहाँ काम करते हैं सारे? जी कच्छ कुपर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो आप रह रहे हैं किस तरह की हिदायत आप लोग को दी गई है? मतलब रहने के लिए तो व्यवस्था सरकार का, अपना प्रशासन जो है अपना व्यवस्था दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। डॉक्टर से लेके अपना जो टीचर का है सब शाम को सब आए थे, अभी भी आए हैं। किस तरह की सलाह दी गई आप लोगों को तूफान को देखते हुए? मतलब तूफान को देखने के लिए कि तेज तूफान चल रहा है, अपना स्कूल की व्यवस्था दिए हैं रहने के लिए। हाँ, तो ये सब हम जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं ये लगभग हर इलाके में की जा रही हैं। जो अभी भी कुछ गांव में लोग हैं, अपील की गई है कि वो बाहर न निकलें। खतरा बड़ा है, जब तक टल न जाए तब तक जहां सुरक्षित जगहों पर इनको ठिकाना दिया गया है वहीं पर रहें। मुंद्रा से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। और चलिए हालात को समझते हैं, गुजरात का ही रुख कर लेते हैं। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, मुझे ये बताइए, देखिए ट्रेन रूट्स की बात करें तो ट्रेन रूट्स में बदलाव किया गया है, ट्रेन को डाइवर्ट भी किया गया है। रेलवे की तरफ से तमाम तरह के इंतजाम भी कर दिए गए हैं ताकि तमाम मुसाफिर जो हैं ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं उनको भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अभी फिलहाल अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ट्रैवल मत कीजिए। आप कोस्टल एरिया में मौजूद हैं, वहां पर पीछे में आपके देख सकती हूँ कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तमाम तैनात हैं। तो अभी बताइए फिलहाल तैयारियां किस मोड में पहुंची हैं, क्या कुछ चल रहा है, तस्वीर दिखाइए जरा।
बिल्कुल देखिए, तैयारियां यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुकी है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पे समुद्र किनारे पर पहुंची हुई है। दरअसल जो लगातार यहाँ का मांडवी का लो लाइन इलाका है, वहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो लोगों को यहाँ से हटा रही है, लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है उनके जरिए। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से, क्योंकि साइक्लोन जो है वो 15 तारीख की शाम को टकराने वाला है, तो वैसे में एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार एहतियातन तौर पर लोगों को इवैक्यूएट करने का, लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाने का काम जो है वो कर रही है। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो लगातार अब तक करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है। देखिए, एक और आप देख सकते हैं कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, तो वही दूसरी ओर अगर देखने जाएंगे तो लोगों को जो इवैक्यूएशन का काम है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों को बता रही है कि वो एहतियातन सारे कदम उठाए, किस तरीके से वो जो सारी चीजें हैं उसे भी यहाँ पे ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम गुजरात के अंदर करीब 17 जितनी एनडीआरएफ की टीम को फिलहाल डिप्लॉय किया गया है। ये 17 टीमें जो है, ये 17 टीमों को यहाँ पे खास करके कच्छ की बात करूं तो कच्छ के हिस्से में करीब 4 टीम को डिप्लॉय किया गया है। अब 4 टीम में से एक टीम जो है वो खास करके यहाँ पे मांडवी के लिए रखी गई है। एनडीआरएफ के कमांडेंट हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या खास तैयारी की है, अब तक कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है? खास तैयारी हमारी हमेशा से चलती रहती है और इस साइक्लोन के लिए भी हमने स्पेशल अपनी टीम गठित की गई है और इवैक्यूएशन लगभग हजारों लोगों का यहाँ से हो चुका है लोलान एरिया से। सर, आप लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या सुझाव देते हैं? लोगों को ये सुझाव देते हैं कि जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या जो आपके चुने हुए लोग हैं, जिला पंचायत के प्रधान, जो भी आपको बता रहे हैं उनको पालन कीजिए। गोपी, फिर लौटेंगे आपके पास और यहाँ रुक रहे हैं। और अब पैसा आता रहेगा और लाइफ सबसे पहले ऊपर है, तो कृपया करके उनकी बात मानिए, जो भी बताया जाता है कृपया करके उसको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, देखिए यही चीज एनडीआरएफ लगातार लोगों को भी बता रही है। जी शगुप्ता।